आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे, व्यतिकरण। व्यतिकरण के थ्योरिकल पोर्शन को हमने पिछले वीडियो में समझा था और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्यतिकरण वाले चैप्टर से संबंधित जितने भी निगमन हैं उनको हल करने की विधि के बारे में, उनसे रिलेटेड फार्मूलाज को देखेंगे यहाँ पर। तो आज हमारा जो पहला डेरिवेशन है वो व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। ध्यान रखें, डेरिवेशन को समझने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप जो हमारा थ्योरिकल पोर्शन का वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये डेरिवेशन समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बताया था व्यतिकरण में दो तरंगों की आवश्यकता होती है। तो मान लिया हमने कोई दो तरंगें ली हैं और दो तरंग जो ली हैं प्रगामी तरंगें, उनके जो वो फार्मूले हैं या कह सकते हैं समीकरण है वो क्या है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, ये पहली तरंग का समीकरण है, और दूसरा है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ध्यान रखेंगे, मतलब ये पहली तरंग है हमारी जिसमें जो विस्थापन है वो y1 है, आयाम a1 है और तरंग का जो कला है वो ओमेगा टी है। दूसरी किरण है जिसका जो विस्थापन है वो y2 है, आयाम a2 है और इन दोनों में कला का अंतर कितना है, फाई। तो इसकी कला कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी प्लस फाई। ये दोनों तरंगें क्या करती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं और इनके अध्यारोपण से हमको एक नई तरंग मिलती है, उसका हमको निगमन करना है। तो मान लिया अध्यारोपण के सिद्धांत से बताया था कि जब दो तरंगें मिलेंगी तो उनका जो परिणामी विस्थापन y होगा वो दोनों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम y1 और y2 के मान डाल देंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत भी हमने थ्योरिकल पोर्शन में समझाया है। तो y1 का मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी, जबकि y2 का मान क्या था हमारा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये ध्यान रखेंगे। अब a1 और a2 ये तो हमारे अलग अलग आयाम हैं, साइन ओमेगा टी को ऐसे ही रखेंगे, परंतु यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई साइन ए प्लस बी की तरह है, और जो साइन ए प्लस बी की तरह है तो इसका फार्मूला खोलेंगे तो फार्मूला क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ फार्मूला हम इसका खोल देंगे, a1 ऐसे ही रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस a2 ऐसे ही रहेगा। इसको ओपन करेंगे, साइन ओमेगा टी, a इसको मान लिया, b इसको मान लिया, ये a मान लिया हमने और ये b मान लिया। तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया है। अब a2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाता है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 की यहाँ भी गुणा होगी, a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ध्यान देखेंगे, साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी दोनों के पास कॉमन है, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी हम कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई, इन दोनों से जब साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, प्लस इसको हम लिखेंगे तो a2 साइन फाई और कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो दो टर्म बन रहे थे ये थोड़ा यहाँ से डिफरेंट है, तो इनको हम कुछ मान लेते हैं, बाद में इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ मानते हैं, माना a1 प्लस a2 कॉस फाई को हमने कैपिटल A कॉस थीटा की तरह मान लिया और a2 साइन फाई को हमने कैपिटल A साइन थीटा की तरह मान लिया। ध्यान रखेंगे इन दोनों चीज़ों को। अब यह मान समीकरण में रखने पर, मतलब ये जो मान हमने निकाले हैं ये उठाकर समीकरण में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ए पहले लिख लें, ए और साइन ओमेगा टी
और कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे मान तो डाला है यहाँ पर, ए को हमने पहले लिख लिया है, प्लस यहाँ भी वही ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। दोनों से ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये वाई चलता आ रहा है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जहाँ भी टर्म था वाई चलता ही आ रहा है। तो यहाँ पर ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अभी बताया था साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ से हम समीकरण को क्या लिख देंगे, वाई बराबर कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ से हमें व्यतिकरण के दौरान बनने वाली नई तरंग का समीकरण मिला है, और यह तरंग का समीकरण बिल्कुल पहले वाली तरंग के जैसे है। अर्थात यहाँ से ये भी स्पष्ट होता है कि जब दो तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो उनके व्यतिकरण के दौरान हमको जो नई तरंग मिलती है वह भी एक प्रगामी तरंग ही होती है। अब हमने यहाँ पर जो दो पद माने थे इनको इवैल्यूएट करेंगे, मतलब इनसे जो है मान निकालेंगे, क्योंकि ए और थीटा ये हमारी नई चीज़ थी और इनके मान हमको पता नहीं है, तो पहले इनके मान पता करेंगे। तो मान पता करने के लिए इनको मान लिया, इसको हमने समीकरण ए कह दिया, इसको समीकरण 2। तो इसमें से पहले ए का मान निकालेंगे, समीकरण 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से। एक स्क्वायर का मतलब पहली समीकरण का स्क्वायर कर दें और दूसरी समीकरण का स्क्वायर कर दें और दोनों को जोड़ दें। तो क्या होगा, पहली समीकरण का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी समीकरण के पद का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। RHS जोड़ दिया, बराबर में LHS जोड़ देंगे, तब ये क्या बनेगा A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। LHS के टर्म LHS में स्क्वायर करके जोड़े, RHS के RHS में स्क्वायर करके जोड़ दिए। यहाँ से दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab साइन थीटा, 2a1 A2 और कॉस फाई प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसका मान यहाँ डाल दिया। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 A2 कॉस फाई। तो ये बचेगा हमारा ए स्क्वायर, यहाँ से A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, क्योंकि इसका मान भी सर्व समीकरण से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 हो जाएगा, और प्लस 2a1 A2 कॉस फाई। तो यहाँ से जब दो तरंगें अध्यारोपण करेंगी या व्यतिकरण करेंगी तो उन दोनों तरंगों से प्राप्त नई तरंग का ए क्या रिप्रेजेंट करता है, आयाम रिप्रेजेंट करता है। तो दो तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त तरंग का परिणामी आयाम कितना हो जाएगा, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर A1 पहली तरंग का आयाम है, A2 दूसरी तरंग का आयाम है। A1 A2 पहले से पता है, कॉस फाई क्या है, दोनों तरंगों के बीच में कलांतर। तीनों चीज़ें जब हम दो तरंगे लेंगे तो वो हमको पता होंगी, और इस फार्मूले की सहायता से इन दोनों के व्यतिकरण से प्राप्त नई तरंग के आयाम को हम आसानी से निकाल सकेंगे। अगर हमें थीटा का मान निकालना है कि यहाँ पर थीटा कितना होगा, तो समीकरण 2 और 1, समीकरण 2/1 से अगर थीटा का मान निकालना हो तो हम दोनों को भाग कर देंगे। क्या आएगा a साइन थीटा बटे a कॉस थीटा बराबर साइन थीटा ऊपर रखा है तो A2 साइन फाई, A2 साइन फाई ऊपर रहेगा, और a कॉस थीटा नीचे है तो A1 प्लस A2 कॉस फाई नीचे रहेगा।
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा A2 साइन फाई बटे A1 प्लस A2 कॉस फाई। ये फार्मूला आ गया हमारा क्या निकालने का, कलांतर निकालने का। थीटा क्या है, यह तरंग का कलांतर है, और कलांतर निकालने का हमारा फार्मूला आ गया। ये जो हमने आयाम के रूप में फार्मूला निकाला है, ये आयाम के रूप में भी प्रयोग होता है, और आगे अधिकतर इसको प्रयोग किया जाता है किस फॉर्म में, तो तरंग की तीव्रता के रूप में। अगर तरंग की तीव्रता के रूप में देखें तो हमने देखा है कि जो तरंग की तीव्रता होती है वो प्रोपोर्शनल टू आयाम के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से आई का अगर मान निकालेंगे तो इसको बराबर के ए स्क्वायर, जहाँ के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर, आई प्रोपोर्शनल टू के ए स्क्वायर है, तो जहाँ के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम मान डाल दें आई का, तो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, आई अपॉन के बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और आगे कॉस फाई। इतना क्लियर है। एक तो ऐसे ही रख सकते हैं, के से मल्टीप्लाई कर दें, आगे हमारा फार्मूला। तो आई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ध्यान रखेंगे ये तीव्रता के पदों में आयाम और तीव्रता के लिए संबंध है। अगर इसको थोड़ा और डेवलप करना चाहें ऐसे ही रख सकते हैं, थोड़ा सा और डेवलप करें तो आई बराबर के से अंदर मल्टीप्लाई करें, के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2के A1 A2 और इसको हम लोग लिख देंगे कॉस फाई। जरा इस पोर्शन को हम अलग से हल कर लें, के A1 A2। अगर ये तो अंडर रूट हल लगा नहीं है, अगर इसके ऊपर हम अंडर रूट लगाएंगे तो ये दोनों सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएंगी। A1 भी स्क्वायर हो जाएगा और A2 भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अंडर रूट के अंदर तोड़ें, के स्क्वायर को एक के A1 स्क्वायर के साथ कर दिया और एक के A2 स्क्वायर के साथ कर दिया, तो के A1 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1, और के A2 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2, इस वाले फार्मूले के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर के A1 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस के A2 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, I2 प्लस 2, और इस पूरे को हमने भी बताया अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। तो ये दो तरंगों के व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता का फार्मूला है। अगर आयाम पता है तो इस फार्मूले से लगा सकते हैं, दोनों की तीव्रताएं दी हुई हैं तो इस फार्मूले से लगा सकते हैं। अगर आयाम दिए हैं और आयाम ही निकालना है तो ये सारे फार्मूले हैं और इन सारे फार्मूलों से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हमारा व्यतिकरण के बाद परिणामी तीव्रता समीकरण, आयाम, तीव्रता आदि पता हुई हैं। अब हम बात करते थे, बताया था व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो संपोषी और विनाशी। तो अब हम ये देखेंगे आगे कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रताओं के मान क्या होंगे। अब हम देखते हैं व्यतिकरण का, हमने परिणामी तीव्रता का फार्मूला निकाले, आई इक्वल्स टू के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये हमने परिणामी तीव्रता का फार्मूला निकाला है। परंतु व्यतिकरण में दो प्रकार के हमें बिंदु प्राप्त होते हैं, दो प्रकार के व्यतिकरण मिलते हैं, एक तो संपोषी और विनाशी। बताया था संपोषी व्यतिकरण वहाँ होता है जहाँ पर तीव्रता हमको अधिकतम प्राप्त हो, और विनाशी व्यतिकरण वहाँ होता है जहाँ पर हमको तीव्रता न्यूनतम प्राप्त हो। दो स्थितियाँ थी हमारी, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अब A1 A2 और इन सब के मान तो फिक्स होंगे, जो A1 A2 हमने लिख रखे हैं इनके मान तो फिक्स होंगे किसी भी तरंग के लिए, इनको तो हम घटा बढ़ा नहीं सकते। क्या चेंज कर सकते हैं तरंगों के बीच में विनाशी और संपोषी व्यतिकरण के लिए, तो वो होती है कॉस फाई की वैल्यू। मतलब जो संपोषी व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता है या विनाशी व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता है वो डिपेंड करेगी तो कॉस फाई पर, और जब कॉस फाई पर यह डिपेंड कर रही है तो मतलब कॉस फाई का मान जब अधिकतम होगा
तब हमको संपोषी व्यतिकरण मिलेगा, और कॉस फाई का मान जब न्यूनतम होगा तो हमको विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। ये क्लियर हो गया। A1 A2 की वैल्यू फिक्स है, जो आयाम तरंग का है वो तो हम घटा बढ़ा नहीं सकते। क्या घटा बढ़ा सकते हैं? तो तरंगों के बीच में कलांतर को हम बदल सकते हैं, और इन्हीं कलांतर के फलस्वरूप ही हमको संपोषी मिलेगा व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। संपोषी कब मिलेगा? जब कॉस फाई की वैल्यू अधिकतम हो, और कॉस फाई का अधिकतम मान होता है +1। और विनाशी व्यतिकरण कब मिलेगा हमको? जब कॉस फाई की वैल्यू न्यूनतम होगी, और न्यूनतम मान क्या होता है कॉस फाई का? -1। ध्यान रखेंगे, कॉस फाई का मान +1 किन स्थितियों में होता है? जब फाई का मान या तो 0 हो, या तो 2 पाई हो, या तो कॉस फाई का मान +1 कब होगा? जब 0 हो, 2 पाई हो और 4 पाई हो। ध्यान रखेंगे। ऐसे ही पाई के पूर्ण गुणज के लिए, समगुणज जो होते हैं उनके लिए कॉस का मान है, कॉस का मान 0 पर 1 होता है, 360 पर 1 होता है, 360 के बाद 720 पर 1 होता है। मतलब जो भी मान होंगे वो पाई के समगुणज होंगे। और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति कब आती है? जब फाई का मान क्या हो? या तो पाई हो, या तो 3 पाई हो, या तो 5 पाई हो, एंड सो ऑन। ध्यान रखेंगे, फाई के मान कहाँ हो? पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे ही कई हों। तो ये जो दो स्थितियां हमको मिल रही हैं, अगर फाई का मान 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसे होंगे तो हमको संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। और अगर ये फाई का मान पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई विषम गुणज के रूप में होगा, तब हमको विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। तो ये हमारे क्या हैं? कलांतर की स्थितियां हैं। तो हम इसको फाई को क्या लिख सकते हैं? विषम समगुणज है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2m पाई, जहाँ पर m बराबर 0, 1, 2, 3 डैश 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 कुछ हो सकता है। ठीक है, इसको इतने वेरिएशन में लिखकर हमने एक समीकरण के रूप में लिख दिया है 2m पाई। 2m क्या है? सम संख्या को प्रदर्शित करता है, और पाई क्या है? मतलब ये दिखा रहा फाई जो है 2m मतलब सम संख्या का गुणज है। और यहाँ पर फाई के लिए जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा? 2m-1 पाई अपॉन 2, यही बनेगा जाकर 2m-1 पाई, अपॉन 2 नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो हमें दो कलांतर मिल गए हैं। अब इन कलांतर के लिए इन तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कलांतर और पथांतर के बीच में क्या संबंध है, अधिकतर पूछा जाता है। तो कलांतर बराबर होता है, कलांतर बराबर 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पथांतर। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, कलांतर और पथांतर के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ से कलांतर क्या हमारा फाई है, बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर को हम डेल्टा एक्स से दिखाते हैं। तो इन स्थितियों में पथांतर डेल्टा एक्स क्या होगा? तो उसके लिए हम फार्मूला निकालेंगे। तो फाई लैम्डा की गुणा कर देंगे, फाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। क्लियर? अगर हम फाई का मान डाल दें तो फाई का मान क्या है? 2m पाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, यही तो था। फाई का मान हमने निकाला था इस टर्म में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जब संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा तब जो पथांतर होगा डेल्टा एक्स वो m लैम्डा के बराबर होगा। और यहाँ पर पथांतर की बात करेंगे तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आएगा? सीधे फार्मूला लिख रहे हैं, फाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। मान डाल देंगे तो 2m-1 पाई अपॉन 2 पाई, और लैम्डा यहाँ रह गया। तो पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 2m-1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा। ये पथांतर है हमारा विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो इन टर्म्स को याद रखेंगे क्योंकि ये टर्म्स हमारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। जब वो बात करेगा विनाशी व्यतिकरण है तो ऐसा होगा, संपोषी व्यतिकरण है तो ऐसा होगा, तो उनमें ये हमारे फार्मूले ही हो जाएंगे। अब बात करेंगे इन स्थितियों में परिणामी तीव्रता हमारी क्या होगी। तो I बराबर k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2।
ध्यान रखेंगे समपोषी व्यतिकरण है तो आई का मान क्या होगा, अधिकतम, एम है एक्स मैक्सिमम, और तब हमारा कॉस फाई का मान पड़ जाएगा 1, तो हमारा आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अब ये हो गया A स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो यहाँ से आई मैक्सिमम का मान हमें कितना मिल जाएगा, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का फार्मूला है। अगर विनाशी व्यतिकरण होगा तो आई क्या होगा, मिनिमम, बताया था आपको। जब तीव्रता न्यूनतम होती है तो कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा, के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस फाई का जब हम मान -1 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2A1 A2। तो A स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये किसका फार्मूला होता है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये न्यूनतम तीव्रता का हमारा फार्मूला आ गया है। अब एक और चीज़, ये तो अलग अलग है, इनके अनुपात के लिए भी फार्मूला पूछा जाता है कि महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। दो तरंगें व्यतिकरण कर रही हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इन दो को मिलाकर पूछा जाता है। तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात मतलब आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। के और के कैंसिल हो जाएगा तो आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, ये किसके बराबर होगा, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का पूरे का होल स्क्वायर। एक तो ये हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला आ गया, परंतु ये फार्मूला किस पदों में है, ध्यान रखेंगे यह फार्मूला जो हमारा मिल रहा है ये आयाम के पदों में है। अगर हम इसको तीव्रता के पदों में लिखना चाहें तो आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, जो हमको फार्मूला मिलेगा √I1 प्लस √I2 बटे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है। ये परिणामी महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का फार्मूला है। और ये जो दो फार्मूले हमने लिखे हैं इन पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और अधिकतर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जितने भी हम फार्मूले यहाँ लिखाते चल रहे हैं आप इनको नोट करते रहिए ताकि आप जब इसको न्यूमेरिकल हल करेंगे तो आप। अब हम बात करते हैं व्यतिकरण में बनने वाली जो फ्रिंजें हैं उनकी चौड़ाई क्या होगी। और ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमें किसी भी प्रकाश का अध्ययन करना है, किसी भी किरणों का अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमें फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना एक आसान माध्यम होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ जो हम निगमन कर रहे हैं उसमें हम ये ज्ञात करेंगे कि अगर प्रकाश की किरणें व्यतिकरण करती हैं और फ्रिंजें बनती हैं, फ्रिंजें ध्यान रखेंगे एकांतर में एक डार्क फ्रिंज और एक चमकीली, एक डार्क और एक चमकीली ऐसे बनती है। तो जो फ्रिंजें बन रही हैं ये समान चौड़ाई की बनती हैं और समान चौड़ाई की जब फ्रिंजें बन रही हैं तो उसमें फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। और कभी कभी ये क्वेश्चन और इसी से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए व्यतिकरण में बनने वाली फ्रिंजें जो होती हैं वो समान चौड़ाई की होती हैं। इसी चीज़ को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। कई वेरिएशन में आप अपनी बुक से क्वेश्चन के फॉर्म में देख सकते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ हेडिंग हमने यही डाली है, व्यतिकरण में बनने वाली फ्रिंज की चौड़ाई। तो थ्योरिकल पोर्शन बताते हैं आपको कि जो हम थ्योरिकल पोर्शन है वो यहाँ ओरली डिस्कस करेंगे, आप अपनी बुक में लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने व्यतिकरण के बताया था कि एक स्लिट लेते हैं जिस पर एक छिद्र S होता है और दूसरी स्लिट लेते हैं जिस पर दो छिद्र S1 और S2 होते हैं। जब एक वर्णी प्रकाश S पर आपतित होता है तो S क्या करता है, द्वितीयक तरंगिकाएं निकालता है। ये दोनों द्वितीयक तरंगिकाएं S1 और S2 पर पहुँचती हैं तो S1 S2 भी क्या करते हैं, तरंगों को उत्पन्न करने लगते हैं। S1 से एक तरंग चलती है और S2 से एक तरंग चलती है और मान लेते हैं ये दोनों तरंगें बिंदु P पर मिलती हैं। बिंदु P क्या है, S1 S2 का मध्य बिंदु जो है वो O है और O से P की दूरी क्या है, XM, मतलब जहाँ पर जो व्यतिकरण के बाद पहली फ्रिंज बन रही है वो दूरी क्या है, XM है।
अब हमको ये निकालना है व्यतिकरण के लिए मेन रूप से पथांतर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, पथांतर के लिए फोकस करेंगे, अभी उसको डिस्कस करेंगे। स्लिट से पर्दे की दूरी कितनी है? कैपिटल डी। मध्य बिंदु से पी के लिए जो कोण बन रहा है वो थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना है? थीटा ही होगा। S1 से हमने एक लंब डाल दिया S2A, S1 एक लंब डाल दिया, और लंब डालने का आशय हमारा ये था कि S1 से किरण P तक गई है और S2 से किरण कहाँ गई है? P तक गई है। इनके बीच पथांतर कितना होगा? तो हमने क्या किया, S1 से हमने एक लंब डाला S1A। अब क्या हुआ, S1 से P की दूरी और A से P की दूरी लगभग समान होगी, तो पथांतर कितना बचा हमारा? S2A। ध्यान रखेंगे, तो पथांतर निकालना है। पथांतर निकालने के लिए क्या करेंगे? S2P बड़ा है और उसमें से S1P घटा देंगे। S2P बड़ा था, उसमें से हमने क्या किया? S1P घटा दिया, और जब S1P घटाया तो हमारा बचा क्या? S2A। लगभग ये किसके बराबर होगा? S2A के। ये हमारा क्या आ गया? पथांतर। इन दोनों किरणों के बीच कितना पथांतर था, यहाँ पर हमको मिल गया। ध्यान रखेंगे, S1P जो था वो AP के बराबर था, तो S1P AP बराबर हो गए, तो ये फालतू बची, तो ये क्या कहलाएगी? इन दोनों तरंगों के बीच का पथांतर कहलाएगी। अब हमको S2P माइनस S1P बराबर क्या मिल गया? S2A। पथांतर तो मिल गया है, परंतु इस पथांतर का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कहीं पर फ्रिंजों के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। तो हमने यहाँ से दो त्रिभुज लिए। इस त्रिभुज का नाम, यहाँ वाले बिंदु को C मान लें, तो एक त्रिभुज बना हमारा CPO। ये 90 अंश का कोण है और ये कोण कितना है? थीटा। और दूसरा त्रिभुज क्या बना? S1 S2A। त्रिभुज CPO व त्रिभुज S1 S2A समरूप है। अब समरूप के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले प्रूफ में हम 2-3 बार इनको डिस्कस कर चुके हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब दो कोण बराबर हो जाएं। तो इस त्रिभुज का 90 अंश का कोण है और इस त्रिभुज का ये कोण कितना है? 90 अंश का है। ध्यान रखेंगे, यह कोण इस त्रिभुज में CPO वाले में थीटा है, इसका भी ये कोण कितना है? थीटा है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? नियत। संगत भुजा कौन सी लेंगे? CP। पहला त्रिभुज CPO है, तो संगत भुजा CP ली। CP क्या थी? इस त्रिभुज का कर्ण थी, तो इस वाले त्रिभुज का कर्ण होगा कौन सा? S1 S2। तो CP बटा S1 S2 बराबर किसके होगा? ध्यान देंगे। दूसरी भुजा हमारी कौन सी लेंगे? OP। OP क्या था? थीटा के सामने वाली भुजा थी, तो यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा क्या है हमारी? S2A। ध्यान रखेंगे, दो त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि इनके दो कोण बराबर हैं। एक कोण 90 अंश वाला बराबर है और एक कोण थीटा वाला बराबर है। दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज समरूप हो गए। और जब त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो इसकी संगत भुजा कर्ण था तो इसका भी कर्ण ले लिया, दोनों का अनुपात हमने लिख दिया, बराबर होगा संगत भुजाओं के। तो इसका ये लंब, मतलब एक भुजा थी जो थीटा के सामने वाली थी, इसकी भी थीटा के सामने वाली भुजा हमने ले ली S2A। दोनों भुजाओं का अनुपात जो हो गया नियत हो गया। अगर यहाँ पर समरूप वाली दिक्कत आ रही हो तो पिछले वीडियोज़ में हमने बताया है, समरूप त्रिभुज जितने भी डेरिवेशन करवाए हैं उनको एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये समरूपता आपको समझ में आ जाएगी। वरना आप कमेंट करेंगे तो हम अलग से एक समरूप त्रिभुज पर वीडियो आपको बना देंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। CP जो है वो लगभग CO के बराबर है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इतने नज़दीक होंगे कि CP और CO में कोई अंतर नहीं होगा। तो चूंकि CP लगभग बराबर है किसके? CO के, तो क्या हो जाएगा? CP को हम लोग CO अपॉन S1 S2 बराबर OP अपॉन S2A लिख देंगे। CO का मान कितना है? C से O का मान कितना है? D। मान डाल दें D। S1 S2 के बीच में कितनी दूरी है? स्मॉल d। दोनों स्लिटों के छिद्रों के बीच की दूरी को स्मॉल d लिखते हैं। OP का मान क्या है? XM।
और H2A का मान ही तो हमको निकालना था। तो यहाँ से H2A निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, H2A को ऊपर भेज देंगे, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू XM। यह है हमारा पथांतर आ गया, इन दो किरणों के बीच पथांतर आ गया। समझ गए, H2A हमको निकालना था, यही तो पथांतर था, और हमारा पथांतर कितना आया, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू XM। ये तो व्यतिकरण के लिए पथांतर आ गया, मगर ये अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि व्यतिकरण हमारे दो प्रकार के होते थे, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में कैसी फ्रिंज बनती थी, दीप्त फ्रिंज बनती थी, चमकीली फ्रिंज बनती थी। ये वाली जो व्हाइट कलर की दिख रही है आपको, ये दीप्त फ्रिंज है, ये कब बनेगी, संपोषी व्यतिकरण में। और ये डार्क फ्रिंज कब बनेगी, विनाशी व्यतिकरण में। डार्क को हम लोग बोलते थे अदीप्त फ्रिंज। तो यहाँ दो प्रकार की संपोषी विनाशी व्यतिकरण कह सकते हैं इसको, संपोषी व्यतिकरण के लिए या विनाशी व्यतिकरण के लिए। दूसरी स्थिति में कह सकते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए या अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो यहाँ पर दो पॉइंट हमारे, पहला पॉइंट हो जाएगा दीप्त फ्रिंज के लिए। अब पहले दीप्त फ्रिंज जो होगी उसके लिए इनके बीच पथांतर कितना होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। जो भी समझा रहे हैं ये सारे आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, इसीलिए डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई भी दिक्कत है तो आप इसको हमें बता सकते हैं। तो दीप्त फ्रिंज के लिए, जब दीप्त फ्रिंज की बात करेंगे तो पथांतर कितना होना चाहिए था, अभी हम लोगों ने हल किया था। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर हम लोगों ने निकाला था, क्या था, m लैम्डा, यही तो आया था डेल्टा x बराबर। अभी हमने इससे पहले वाले प्रूफ में हल किया था। दीप्त फ्रिंज होगा तो पथांतर कितना होगा, m लैम्डा। पथांतर हमारा होता कितना है, H2A, वो किसके बराबर हो गया, m लैम्डा के बराबर हो गया। H2A का मान डालेंगे तो H2A का मान कितना आ जाएगा, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू XM बराबर m लैम्डा। तो यहाँ से XM का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, DM कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। यह क्या आई है, मध्य बिंदु O से पहली दीप्त फ्रिंज की, mवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। यह क्या है, मध्य बिंदु O से mवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। ध्यान रखेंगे, मध्य बिंदु से mवीं, अगर पहली निकालनी है तो m की जगह 1, दूसरी निकालनी है तो 2, तीसरी निकालनी है तो 3, चौथी निकालनी है तो 4। मगर ध्यान रखेंगे जो बीच की फ्रिंज बनती है उसको हम बोलते हैं शून्यवें क्रम की फ्रिंज। तो शून्यवें क्रम की फ्रिंज के लिए हम m बराबर क्या डालेंगे, 0, तो बीच की फ्रिंज हमारी मिल जाएगी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब दूसरी स्थिति हमारी क्या आएगी, अदीप्त के लिए। बताया था अदीप्त के लिए पथांतर H2A किसके बराबर कर देंगे, 2m-1 लैम्डा अपॉन 2। H2A का मान डालेंगे स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, XM बराबर 2m-1 अपॉन 2 लैम्डा। तो XM का मान यहाँ से क्या निकलेगा, इसको हम डैश कर लें या ना रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल D 2m-1 अपॉन स्मॉल d लैम्डा बाई 2। यह mवीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी है। कहाँ से, मध्य बिंदु से। ये हमने निकाली थी दीप्त फ्रिंज की मध्य बिंदु से दूरी, और ये हमारा XM डैश जो आया है यह क्या है, अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब हमको निकालनी क्या है, फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ। ये दोनों चीज़ हमारी निकल आई हैं। ध्यान रखेंगे इनका भी न्यूमेरिकल में यूज़ होना है। तो जितने हमने सर्किल कर दिए हैं, जिनको भी हमने घेरे के अंदर कर दिया है, ये आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और आप इसको कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लें। तो अब हमें निकालनी है फ्रिंज की चौड़ाई। अब ध्यान देंगे फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तो परिभाषा पहले समझेंगे। दो क्रमागत, क्रमागत मतलब एक और उसके बाद में उसकी तुरंत अगली, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों
या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनेंगे, दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो पहले हम निकालेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। किसकी? दीप्त फ्रिंज की। तो दो क्रमागत फ्रिंज हमारी कौन सी होंगी? पहली फ्रिंज होगी XM और उसके बाद अगली तुरंत XM+1। इनके बीच की अगर हम दूरी निकाल लें तो हमें फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? W से। तो XM का मान हमारा क्या होगा? अभी हम लोगों ने निकाला था MD λ/d, यही निकाला था XM का मान। और उसके बाद में तो यहाँ पर XM+1 हमारा कितना आ जाएगा? M+1 d λ/d। ये दीप्त फ्रिंज के लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमारी MV फ्रिंज आ गई और क्रमागत की बात की थी तो अगले क्रम में फ्रिंज कौन सी होगी? M+1, एक नंबर आगे बढ़ जाएगी अगले क्रम के लिए। तो अब इनके बीच अंतर, तो अंतर क्या होगा? चौड़ाई के बराबर। बताया था आपको कि दो फ्रिंजों के बीच का डिफरेंस जो है वो फ्रिंज की चौड़ाई कहलाता है। तो W बराबर हमारा क्या आ जाएगा? XM+1 का मान डालेंगे M+1 d λ/d, यहाँ MD λ/d, d λ/d कॉमन ले लें, अंदर बचेगा M+1 और इधर वाला क्या? -m। M से M कैंसिल हो जाएगा तो W बराबर हमारा क्या बचेगा? 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा d λ/d। तो क्या करेंगे? जो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है W दीप्त फ्रिंज की, उसका फार्मूला क्या आ गया? d λ/d। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इस फार्मूले में कहीं भी M नहीं है, अर्थात किसी भी क्रम की फ्रिंज हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, दीप्त फ्रिंज की बात कर रहे हैं, कोई भी क्रम हो, कितने भी नंबर की हो, क्योंकि M जो था वो फ्रिंज का नंबर था और वो इस फार्मूले में फ्रिंज की चौड़ाई में नहीं आया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि दीप्त फ्रिंज किसी भी क्रम की हो, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, कोई भी क्रम की हो, उसकी चौड़ाई एक ही जैसी होगी। XM का मान अलग अलग हो सकता है, फ्रिंज की दूरी अलग अलग हो सकती है, परंतु फ्रिंज की चौड़ाई में कहीं पर भी M नहीं आया है। इसका मतलब है फ्रिंज की चौड़ाई पहली, दूसरी, तीसरी सभी की एक जैसी रहेगी। अब बात करते हैं अदीप्त के लिए। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? अदीप्त के लिए भी वही, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? ध्यान रखेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई। तो इसका मान था XM' का मान हम लोगों ने निकाला था, क्या था? 2M-1 d λ/2d, यही तो निकाला था हम लोगों ने। तो यहाँ से XM+1 कितना आ जाएगा हमारा? तो आ जाएगा 2M+1 -1 d λ/2d, इतना ही तो आएगा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच अंतर, तो W' निकालेंगे, क्या आ जाएगा? XM+1' -XM'। तो अब इनका मान डालेंगे। XM+1' का मान क्या है? 2M+1 -1, ये ब्रैकेट के अंदर है पूरा, d λ/2d माइनस इसका मान डालेंगे XM' का, तो 2M-1 और d λ/2d। क्लियर? d λ/2d दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे, d λ/2d। यहाँ क्या बचेगा? 2M मल्टीप्लाई कर रहे हैं +2 और ये माइनस का 1, 2M की मल्टीप्लाई की तो ये 2M हो गया और ये 2+2 हो गया, -1 पहले से था। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो अंदर का -2M हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2M से 2M कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा? W' बराबर d λ/2d और इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो W' का मान क्या आया? d λ/d। ये अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई है, इसमें भी M नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ भी कैसी होंगी? चाहे जो नंबर की हो, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कैसी भी हो, उनकी चौड़ाइयाँ समान होंगी। परंतु अगर इन दोनों को एक साथ देखें तो दोनों की चौड़ाई के फार्मूले भी एक जैसे हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि
अदीप्त फ्रिंज चाहे दीप्त फ्रिंज किसी भी क्रम की हो, सभी कैसी होती हैं, समान चौड़ाई की होती हैं। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, सिद्ध करिए कि जो फ्रिंजें बनती हैं वो समान चौड़ाई की बनती हैं, या बस कारण बताइए, सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण में बनने वाली फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। तो आपको पूरा इतना प्रूफ करना होगा। यहाँ तक प्रूफ करने के बाद आप लिखेंगे चूंकि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के फार्मूले एक जैसे हैं और इनमें कहीं पर भी m का प्रयोग नहीं हो रहा है, अतः यहाँ से स्पष्ट है कि किसी भी क्रम की दीप्त या अदीप्त फ्रिंज जो होगी वो समान चौड़ाई की होंगी, इनकी चौड़ाई घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो अब बात करते हैं दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई के लिए। अभी तक जो हमने चौड़ाई निकाली थी वो रेखीय कह सकते हो, ठीक है, वो रेखीय चौड़ाई थी। अब बात करेंगे कि दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई कितनी है। तो मान लिया ये पहली जो फ्रिंज बन रही थी वो उसकी कोणीय चौड़ाई कितनी थी, थीटा। एक तरफ की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ की अगर फ्रिंज की चौड़ाई की बात करेंगे वो 2 थीटा हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। तो छोटे कोणों के लिए tan थीटा किसके बराबर होता है, खुद के कोण के बराबर, थीटा के बराबर होता है। ये हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया है, जब हम लोगों ने प्रिज्म वाले और लेंस वाले निगमन किए थे, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा बराबर थीटा होता है, छोटे कोणों के लिए tan थीटा बराबर थीटा होता है। तो यहाँ पर हमें जो दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई निकालने कह रहा है, वो भी कैसी, कोणीय, मतलब चौड़ाई जो है वो कोण की फॉर्म में हो। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा m भी फ्रिंज के लिए लगा रहे हैं, तो किसके बराबर होगा, थीटा m के बराबर होगा। और इस थीटा m का अगर हम मान निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, xm अपॉन d, ध्यान रखेंगे। ये तो tan थीटा m का मान आ गया है। अगर xm का मान डाल दे दीप्त या अदीप्त के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती, बताते हैं। तो थीटा m बराबर क्या आ जाएगा, m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d बटे कैपिटल D। अगर हम इसको, ये तो हमने दीप्त का डाला है फार्मूला, अगर अदीप्त का भी डालेंगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, एक जैसा आएगा। तो इसीलिए हम केवल दीप्त वाला हल करेंगे। अभी आप देख चुके हैं ना कि दीप्त अदीप्त की चौड़ाई एक समान होती है, तो चाहे इसको दीप्त के तरीके से हल कर लें फार्मूला डालकर, या अदीप्त का फार्मूला, तो एक ही हल करेंगे हम यहाँ पर। तो D से D कैंसिल आ गया, तो क्या आया, m लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये mv फ्रिंज की चौड़ाई है, कोणीय चौड़ाई, m लैम्डा अपॉन d। अब बात करेंगे कि m+1 भी क्रमागत की बात करते हैं ना, तो थीटा m+1 बराबर क्या आ जाएगा, m+1 लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो थीटा कोणीय चौड़ाई की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा m+1 माइनस थीटा m, मान डाल देंगे। तो m+1 लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस m लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो थीटा बराबर लैम्डा अपॉन स्मॉल d कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा m+1 और यहाँ बचेगा माइनस का m से m कैंसिल। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये किसी भी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का फार्मूला है, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन d, ध्यान रखेंगे। और इस पर भी कभी कभी न्यूमेरिकल बेसिकली पूछ दिए जाते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पूछा जाता है, कहा जाता है कि जैसे ये प्रश्न आता है, अधिकतर पूछा भी गया है कि व्यतिकरण अगर हो रहा है किसी भी जगह पर और उसमें किसी एक छिद्र को हम बंद कर दें, चाहे S1 को बंद कर दें चाहे S2 को, यदि व्यतिकरण की प्रक्रिया में किसी एक छिद्र को बंद कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या फ्रिंजों की चौड़ाई या फ्रिंजों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या पूरे व्यतिकरण प्रभाव में क्या इफेक्ट होगा। ऐसे कई प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, मगर उसमें खास बात क्या होती है, किसी एक छिद्र को बंद कर दिया जाए। तो अगर हम किसी भी एक छिद्र को बंद कर देंगे तो व्यतिकरण तो होगा, परंतु वो कैसे प्रतिरूप में होगा, विवर्तन प्रतिरूप में होगा। विवर्तन अगला चैप्टर है, आपको बताया था। जैसे एक छिद्र से हम इस एक छिद्र को बंद कर देंगे तो यहाँ आने वाली प्रकाश की किरणें, मान लिया छिद्र बड़ा सा है, एक छिद्र बंद कर दिया हमने, तो प्रकाश की किरणें आएंगी, एक इधर वाले कोने से टकराएगी और एक इधर वाले कोने से टकराएगी। ये किसी ना किसी, वैसे तो सीधी जा रही थी मगर इन किनारों से टकराने के पश्चात किसी कोण पर मुड़ गई, और कोण पर मुड़ने के बाद किसी बिंदु पर मिली, तब व्यतिकरण हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर हम किसी एक छिद्र को बंद कर देंगे तो पर्दे पर हमको व्यतिकरण विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। मतलब किरणों के मुड़ने से दो किरणें जब आपस में मिलेंगी, व्यतिकरण करेंगी, तब विवर्तन होगा, और तब फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बीच के स्थान में जो है बड़ी दीप्त फ्रिंज बनेगी। बीच के स्थान में बहुत चौड़ी
दीप्त फ्रिंज बनेगी और उसके दोनों ओर एकांतर क्रम में घटती चौड़ाई की दीप्त फ्रिंजें, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी। बीच में केंद्रीय फ्रिंज जो होगी बहुत चौड़ी होगी और दीप्त होगी, और दोनों ओर एकांतर क्रम में घटती चौड़ाई की दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी और कुछ दूरी पर जाकर केवल अदीप्त फ्रिंजें ही रह जाएंगी। यह उस प्रश्न का आंसर है जब ये पूछा जाए कि व्यतिकरण के प्रयोग में यदि हम एक छिद्र को बंद कर दें तो हमें व्यतिकरण की जो फ्रिंजें हैं वो कैसी प्राप्त होंगी। तो व्यतिकरण के स्थान पर विवर्तन प्रतिरूप मिलेगा और ये बीच की फ्रिंज जो होगी वो केंद्रीय फ्रिंज जो होगी वो ज़्यादा चौड़ी होगी और दोनों साइड में एकांतर रूप से घटती चौड़ाई की दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने व्यतिकरण वाले पार्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण निगमन थे उनको यहाँ समझा है और उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी देखा है जो अधिकतर बोधात्मक प्रश्नों के रूप से पूछे जाते हैं। आज तो निगमन हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और इसको अगर अच्छे से समझ लिया है तो बहुत अच्छी है। किसी भी चीज़ के लिए समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जब हम ये निगमन समझ रहे हों, डेरिवेशन समझ रहे हों, तो हमारे पास नोट्स या बुक जो हो वो हमारे पास में होनी चाहिए। और इस निगमन को समझने के पहले अगर आपने थ्योरिकल पोर्शन समझा है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझा है तो निगमन से पहले आप एक बार थ्योरी वाला वीडियो देख लें जिससे आपको अच्छे में समझ आए। तब तक के लिए धन्यवाद।